सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है। और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा इसकी वजह केवल मैं नहीं हूँ, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है। संस्थानों का चुनाव कैसे करें? जो बहुत बड़े हैं, फेमस हैं, वो उनके बजट में नहीं है, और जो उनके बजट में है, अफोर्डेबल है, तो एक धारणा बनी हुई है कि ये वो उस लेवल का इन डेप्थ नॉलेज या वो माहौल जो उन इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए? अब क्योंकि इस मामले में खुद भी एक पार्टी हूँ तो अच्छा तो नहीं लगता कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगा उसमें बायस आप देख पाएंगे, शायद बायसनेस का स्कोप बनता है इसमें। और मेरी सामान्य समझ इस मामले में ये है कि आपकी कहानी में भी एक चीज़ मतलब समझने को मिलती है कि आप पहले पॉलिटिक्स की तरफ किसी ने सजेशन दिया तो पॉलिटिक्स में ट्राई करने का सोचा, इलेक्शन वो लड़ा सोसाइटी का, देन यूपीएससी किया, उसको 9 महीने किया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग में आ गए। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कि ट्राई करते रहते हैं, उस चक्कर में ज़िंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता करना क्या चाहते हैं। लेकिन आप कुछ सलाह देना चाहते हैं इस बारे में कि आप मतलब कैसे पता करे इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, या फिर उसको वो चीज़ करेगा तो सेटल हो जाएगी, या सेटल या फिर वही? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल भी है। प्रणाम सर, मेरा नाम ऋषभ है, मैं प्रयागराज से हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अक्सर जब मेरे साथ जो एस्पिरेंट्स रहते हैं हम लोग डिबेट करते हैं और उसमें एक आम चर्चा निकलती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, और हिंदी मीडियम के साथ मैं रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये जो यूपीएससी में रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें हिंदी मीडियम और रीजनल लैंग्वेजेस की पार्टिसिपेशन और रिजल्ट आप कैसे देखते हो? अगर थोड़ा सा पीछे से शुरू करें बात को, तो 1979 तक यूपीएससी में हिंदी मीडियम था ही नहीं, ना हिंदी ना बाकी भाषाएं। जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, जिसमें आज की बीजेपी भी शामिल थी, कुछ और पार्टियां शामिल थी, 4 पार्टियां शामिल थी, उस समय ये प्रस्ताव आया कि सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो 1979 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और हिंदी मीडियम आप कह सकते हैं वहाँ से शुरू हुआ। 1979 से 1993 तक बहुत खास पार्टिसिपेशन हिंदी मीडियम का नहीं था। मेरा अनुमान है कि शायद अगर 500 सीट्स हों या 1000 सीट्स हों तो शायद उसमें 10-20 लोग सिलेक्ट होते होंगे उस समय। एक आध व्यक्ति पहले 100 रैंक में होता था, जिससे थोड़ा सा एक क्रेज रहता था। 93 के बाद जब मंडल कमीशन आया तो उसमें रूरल बेल्ट के बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो ये अनुपात थोड़ा सा बढ़ा। जो गोल्डन फेज था वो 2002 से 2008 के बीच में था, जब हम लगभग 8, 9, 10, 11% रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में हिंदी मीडियम का देख पा रहे थे उस समय। फिर प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम चेंज हुआ 2011 में, जिसने काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, ऑप्शन सब्जेक्ट 2 से 1 रह गए, जीएस की वेटेज बढ़ गई। सही बात यह है कि उन स्ट्रक्चरल चेंजेस जो 2011 और 13 में हुए, उसके बाद से हिंदी मीडियम और बाकी भाषाओं का रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ गया। लगभग आप मान सकते हैं कि 2013-14 में वो 1.5-2% के आसपास फाइनल रिजल्ट रह गया, जो पहले 10 तक चला गया था एक बार। 2013 से अब 2023 में हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। पिछले साल हिंदी मीडियम की बात मैं करूं तो 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से, जिनमें कुछ का रैंक काफ़ी अच्छा है, 18वां रैंक है, 22वां रैंक है। कुल 24 बच्चे पिछली बार थे, जो कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 3% के आसपास रिजल्ट है, 3-3.25 के आसपास, लेकिन रिजल्ट तो कम ही है। पिछले 2 साल से हमने इसमें कोशिश करनी शुरू की है एक नए तरीके से। एक हमने मेंटरशिप प्रोजेक्ट नाम से एक स्कीम शुरू की है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में पिछली बार पहली बार किया और हिंदी मीडियम से जितने बच्चे मेंस दे रहे थे उन सबको उसमें जोड़ने की कोशिश की। कुछ बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हुए
कुछ बच्चे ऑफलाइन कनेक्ट हुए। ऑफलाइन में हमने एक लाइब्रेरी बनाई जो 24/7 खुलती है। हमारी एक टीम उनके साथ काम करती है। उनको रोज़ आंसर राइटिंग का अभ्यास करवाना, पूरे पूरे पेपर लिखवाना, चेक करना, सुझाव देना, ठीक करना, ये प्रोसेस हम करते हैं। पिछले साल जब यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें लगभग 19% रिजल्ट था। 19% का मतलब यूपीएससी मेंस 10,000 लोगों ने दिया तो उसमें 1900 बच्चे मेंस से पास हुए। हमारे मेंटरशिप प्रोजेक्ट में करीब 65 बच्चे वहां बैठते थे, उनमें से 51 का सिलेक्शन हुआ, जो कि 80% के आसपास था। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी और हमें इससे ये कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर थोड़ी सी रिगरस प्रैक्टिस का मौका मिले, गाइडेंस मिले, तो अच्छा कर सकते हैं। 2022 का अभी एग्जाम चल रहा है, मेंस का रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू शुरू होने वाले 5-7 दिन के बाद से। हिंदी मीडियम के बच्चे शायद 7 फरवरी के आसपास से उनके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, हालांकि अब तक मैंने किसी को बताया नहीं है, इस बार हमारी लाइब्रेरी में करीब 120 बच्चे हिंदी मीडियम के मेंस मेंटरशिप में थे और उन 120 में से 110 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं पूरा बताऊं तो मेंटरशिप से कुल 133 और बाकी को जोड़ लें तो 154 बच्चे हमारे टच में हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि इस साल हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगभग 15 साल के बाद एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा यूपीएससी ने अपने सिस्टम में चेंजेस किए पिछले साल से। निबंध के पेपर को उन्होंने काफ़ी अमूर्त बनाया है और एब्स्ट्रैक्ट निबंध पूछने से भी हिंदी माध्यम के बच्चों को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से ज़्यादा हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ से बच्चे होते हैं उनके लिए लिखना अमूर्त विषयों पर तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो मेरा अनुमान है कि बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर मैं अंग्रेज़ी और हिंदी की बात सामान्य रूप से करूँ, देखिए सबसे आसान दुनिया में काम है उंगली उठाना। जिसको चाहे जब बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। तो ये कहना कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब है, इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, ये तो सबसे आसान काम है। स्ट्रक्चरल लेवल पर समझना, प्रॉब्लम का सही तरीके से समाधान करना, वो बड़ी बात है। हिंदी अंग्रेजी की समस्या मूल रूप से लिंग्विस्टिक नहीं है, ये सोशो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। यानी किसी लैंग्वेज का सोसाइटी में क्या स्थान है, उसको बोलते हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स। मैं अपनी क्लास में कई बार ये बात करता हूँ। आप में से अधिकांश लोग तो शायद अंग्रेजी माध्यम वाले रहे होंगे या हिंदी माध्यम के लोग भी आप में से कुछ मिक्स्ड होंगे शायद, चलिए मान लेते हैं। मैं अपनी क्लास में एक सवाल कई बच्चों से पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए 500 बच्चे बैठे हैं, हिंदी माध्यम की क्लास चल रही है। वो पूछते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कब ऐसा आएगा कि हमें पहला रैंक मिलेगा या शानदार रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका उत्तर दूंगा, पहले एक सवाल का उत्तर आप दे दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाए किसी भी सर्विस में, आज से 10 साल बाद के एक कल्पना करते हैं कि आप किसी ना किसी नौकरी में सिलेक्ट हो गए, आपके जो स्पाउस हैं वो भी किसी नौकरी में सिलेक्ट हैं, आप ठीक स्थिति में हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आप अपने उस शहर के वेल सेटल्ड परिवारों के बीच में गिने जाते हैं और आपका बच्चा हुआ, वो 4 साल का हो गया है, अब उसे स्कूल भेजना है आपको। तो मैं पूछता हूँ कि आप लोग वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें जो अपने बच्चे को हिंदी माध्यम के स्कूल में भेजेंगे। और 500 में से हर बैच में 2 या 3 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं कि मेरा ख्याल है कि शायद आप भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है। जब आप उस स्थिति में होंगे, आप नौकरी में हैं, वेल सेटल्ड हैं, आपके बच्चे के करियर का सवाल है, जैसे ही आप हिंदी माध्यम के स्कूल की बात करेंगे, आपके ही परिवार के लोग, आपके ससुराल के लोग दबाव बना के आपका बाइकआउट कर देंगे और कहेंगे कि बच्चे को अंग्रेजी माध्यम भेजना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, और ये स्थिति केवल हिंदी की नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सबकी है, गुजराती की भी है, मराठी की भी है। इन भाषाओं के समाजों में जो भी परिवार थोड़ा भी समृद्ध होता है, मध्य वर्ग में आता है, उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि उसको पता है कि जो नौकरियां अंग्रेजी में हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है वो अंग्रेजी में है। वो बच्चा भारत में ही हमेशा काम क्यों करे, इंग्लैंड में क्यों ना करे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में काम क्यों ना करे। कोई भी चाहता है आगे बढ़ना। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं आमतौर पर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है, और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे
और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा इसकी वजह केवल मैं नहीं हूँ, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। जो 15 साल स्कूल में बच्चे ने लगाए, 3 साल कॉलेज में लगाए, हिंदी और भारतीय भाषाओं की संस्थाओं में और अंग्रेजी की संस्थाओं में लगभग जमीन आसमान का अंतर है। कुछ गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैं दिमाग से निकाल के बात कर रहा हूं उस समय। वो जो 15 साल का ग्रूमिंग प्रोसेस है, जो एक्सपोजर है, फिर अंग्रेजी जानने के बाद इंटरनेट की दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है। हिंदी जानते हुए आप इंटरनेट पे बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं, उतना कंटेंट आपको नहीं मिलता है। जितने अच्छे अखबार हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं वो सारे अंग्रेजी में हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अमेरिकन पर्सपेक्टिव पढ़ना है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ना है, वो हिंदी में आपको नहीं मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं मिलता है, लंदन टाइम्स नहीं मिलता है। ज्ञान की दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व, और अंग्रेजी के बाद आप कह सकते हैं फ्रेंच का, जर्मन का, जापानीज का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि हकीकत यह है कि हिंदी उस दुनिया में नहीं टिकती है। ऐसे बच्चे जो बचपन से हिंदी माध्यम में कम चीजों के साथ बड़े हुए हैं, उन बच्चों से लड़ने के लिए तैयार करना, जो हमेशा से बेहतर परिस्थितियों में रहकर अच्छी कंटेंट के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ आए हैं, ये मजाक नहीं है। ये मेरे चाहने से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के चाहने से भी नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरे समाज को प्रयास करना पड़ेगा। और समाज प्रयास क्यों करेगा? समाज का हर आदमी क्या चाहता है कि मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाता है, उसकी भी बात अपने हिसाब से सही है। इसलिए सोशो लिंग्विस्टिक सवालों को केवल यूपीएससी के दायरे में रखकर देखना ठीक नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, अगर आप हिंदी के भविष्य की बात मुझसे पूछें, मनोरंजन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी हिंदी को भारत में कम से कम अभी 200-400 साल तक नहीं हरा पाएगी। बोलचाल की भाषा के तौर पर हिंदी को हराना अंग्रेजी के लिए लगभग नामुमकिन है, कम से कम 200-400-500 साल तक। इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे भी जब हंसी मजाक करते हैं तो हिंदी में करने लगते हैं, जब गाली देना चाहते हैं हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इमोशंस आते ही भाषा, अपनी भाषा चाहिए। कॉग्निशन के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर आप किसी विदेशी भाषा में काम चला सकते हैं, चलाना चाहिए। मुझे भी कुछ नया पढ़ना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अंग्रेजी की किताबें पढूं, क्योंकि उसमें जिस लेवल का कंटेंट मिलता है, गहराई मिलती है, वैसा हिंदी में आमतौर पर नहीं मिलती है। स्पेशली जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट पे पढ़ना हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पे पढ़ना हो, तो हिंदी में वैसा कंटेंट नहीं मिलता है। हिस्ट्री में मिल सकता है, फिलोसफी में शायद मिल सकता है, थोड़े बहुत और जो परंपरागत विषय उनमें शायद मिल जाएगा, लिटरेचर पे मिल जाएगा, लेकिन जो मॉडर्न डायनामिक विषय उन पर नहीं मिलता है। तो मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ जो भाषा को एक वैसा सवाल बना लें कि ये मेरी अस्मिता का सवाल है, मैं इसके लिए जान दे दूंगा, मैं इसके लिए सर काट दूंगा सबका, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। भाषा एक सामाजिक, आर्थिक विषय है, और ये उम्मीद करना कि एक बदलते हुए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम परंपरागत भाषाओं को ज्ञान की दुनिया में वैसे वर्चस्व तक ले ही जाएंगे, ये आसान नहीं है। इसके लिए हिंदी समाज को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कम से कम अंग्रेजी में बन रहे ज्ञान को बहुत तेज़ी से उनके तकनीकी शब्दों के साथ स्वीकार करके पढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल साइंस पहली बार हिंदी भाषा में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर को मेडिसिन सीखने के बाद जिन लोगों से बात करनी है वो आम आदमी ही है, कुछ को छोड़ के। अगर वो आम आदमी से बात कर नहीं पाएंगे ठीक से, तो कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे? और अच्छे डॉक्टर की भूमिका दवाई देना नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर दवाई देने से पहले अपने मरीज के मन को टटोलता है, उसे हर बात समझाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्यों हुई है, क्या संभावनाएं भविष्य की हैं। और ये डॉक्टर वही कर पाएगा जो उस भाषा में सोचता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है। तो मेडिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी बेशक अंग्रेजी की हम यूज़ कर लें, पर कम से कम कम्युनिकेशन की भाषा, जो सिंटैक्स है, जो व्याकरण है, अगर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनूठी पहल है। इंजीनियरिंग में भी ऐसा होना चाहिए, लॉ में भी अच्छे कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, जिसको हम सामान्य जुबान में हिंग्लिश कह देते हैं, कि टर्म्स अंग्रेजी के लें लेकिन फ्लो भाषा का हिंदी का हो। यदि इस पर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से कम एक ऐसी जमात तैयार हो सकती है, ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है जो बात हिंदी में करती है, शब्द अंग्रेजी के ले लिए हैं, लेकिन अपने समाज के साथ संवाद करने को वो पीढ़ी तैयार होगी। इस दिशा में काम हो तो मेरा ख्याल है फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर इस तरह से सरकार एक्टिव होगी तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे।
नहीं तो हम हर पीढ़ी के साथ हिंदी में और कठिन संघर्ष में जूझेंगे। यूपीएससी का रिजल्ट हो सकता है इस साल अच्छा है, हो सकता है 2 साल बाद और अच्छा हो जाए, पर यूपीएससी का रिजल्ट हिंदी और अंग्रेजी की तुलनात्मक स्थिति का आईना नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। वो उसके संसार का एक छोटा सा बुलबुला भर है। उस बुलबुले से आप हिंदी और अंग्रेजी के तुलनात्मक परिदृश्य को नहीं समझ सकते हैं, वो उसका एक पक्ष मात्र है। सर इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम हिंदी वर्सेज इंग्लिश, आप बोल सकते हैं रीजनल वर्सेज इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपका मत इस चीज़ पे जानना चाहता था कि क्योंकि दृष्टि आईएएस इंग्लिश वर्सेज हिंदी या इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोचिंग्स चलाती है, तो अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ, तो दोनों स्टूडेंट्स में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कई बार जो मैंने पर्सनली फील किया है कि इंग्लिश सोशल स्टेटस का भी काम करती है। अगर आपको लगता है कि बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है, तो उसको किस तरीके से कंप्लीट किया, गैप को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? किसी भी समाज में 2 भाषाओं के बीच में स्टेटस का अंतर होता है, बहुत लाजमी सी बात है ये। आज के दौर में यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी वाले की तुलना में आपका सम्मान ज़्यादा हो जाता है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं उसके लिए, आपने केवल एक भाषा बोली है। और भाषा बोलने से कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बोल सकता है भाषा, तो है ना। लेकिन मामला इतना नहीं है। अगर आप अपने गांव जाएंगे जहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, वहां जो शुद्ध हिंदी बोलेगा वो वहां की बोली बोलने वालों की तुलना में ज़्यादा सम्मान का अधिकारी हो जाएगा। ये डिबेट अगले स्तर पर हिंदी बनाम बांग्ला में आ जाएगी। बंगाल में जाएंगे तो शुद्ध बांग्ला बनाम जो लोकल बांग्ला है उसके बीच में झगड़ा हो जाएगा। संस्कृत के ज़माने में अगर आप कालिदास के नाटक पढ़ें, कालिदास के नाटकों के बारे में कहते हैं कि जो निम्न सामाजिक स्थिति के पात्र हैं वो अभ्रंश बोलते हैं और जो उच्च स्थिति के लोग हैं संस्कृत बोलते हैं। वहाँ संस्कृत और अभ्रंश के बीच में ये गैप है, स्टेटस का गैप है। जब भारत में मुगल शासन चल रहा था, फारसी बोलने वाले ऊंचे समझे जाते थे और जो हिंदुस्तानी बोल रहे थे वो नीचे समझे जाते थे। किसी भी समाज में भाषा स्तरीकरण का, स्ट्रेटिफिकेशन का एक माध्यम बनती है। इसको आप रोक नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी कर लें, ये तो होगा। इसलिए ठीक बात है कि आज हिंदी जिस स्थिति में है, हम अंग्रेजी की तुलना में सामान्यतः कमज़ोर माने जाते हैं, और ये स्थिति हिंदी के साथ साथ बाकी भारतीय भाषाओं की भी है। बोलियों की स्थिति और ख़राब है। मैं कम से कम खड़ी बोली हिंदी बोलता हूँ तो मेरा स्टेटस ऊँचा है। कोई भोजपुरी या ब्रजभाषा बोलेगा तो हो सकता है कि मैं इस भाव से देखूँ कि तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मुझसे कमज़ोर है भाई, मैं तो कम से कम मानक हिंदी बोल रहा हूँ। ये एक चेन है पूरी की पूरी, ये केवल 2 लेवल्स नहीं है, ये मल्टीपल लेवल्स में समाज बटा हुआ है भाषा के नाम पे, और ये दुनिया के हर समाज में होता है, ये केवल भारत की बात नहीं। इंग्लैंड जाएंगे तो जो क्लासिकल इंग्लिश बोलेंगे और जो वहाँ की कोलोक्वियल इंग्लिश बोलेंगे उसमें अंतर आपको दिखेगा। और वहाँ भी चलता है 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बानी, बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, और ये केवल भारत में नहीं। मैं इंग्लैंड या अमेरिका जब यात्रा पे गया तो वहाँ अच्छे से दिखता है कि 2 शहरों के बीच की अंग्रेजी में ठीक ठाक अंतर आ जाता है, उसमें भी स्टैंडर्ड का अंतर आता है कि ये तो लिवरपूल की इंग्लिश बोल रहा है, हम तो लंदन की इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ भी ये सब चलता है। ठीक, तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि क्या अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के बच्चों में कोई अंतर होता है, क्योंकि अब हम दोनों भाषाओं में काम करते हैं। हमने पहले तो करीब 17-18 साल केवल हिंदी में काम किया, पिछले 4-5 साल से हमने अंग्रेजी में काम किया। वेबसाइट से शुरू किया, फिर मैगजीन पे किया, फिर यूट्यूब चैनल पे किया, फिर क्लासेस शुरू की। और अच्छी बात है कि अंग्रेजी में जितनी हमें उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा भरोसा बच्चों ने हम पे जताया, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका भरोसा बिल्कुल भी दरकने ना पाए, टूटने ना पाए। हम बड़े कृत संकल्प हैं इस मामले में। हमारे पास जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है उन बच्चों की, मैं उनसे कई बार मिलना होता है। देखिए, अंग्रेजी जानने वाले भारत में कितने तरह के लोग हैं। कुछ हैं जो अंग्रेजी में सोचते भी हैं, अंग्रेजी में इमोशनल भी होते हैं, अंग्रेजी बोलते भी हैं, अंग्रेजी लिखते भी हैं। ऐसी आबादी देश में मुश्किल से 1% के आसपास होगी। वो लोग हैं जिनके माता पिता भी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे अंग्रेजी के कॉन्वेंट स्कूल में गए, वो अपने बच्चों को डांटते भी अंग्रेजी में हैं, घर के अंदर इमोशनल बातें भी अंग्रेजी में करते हैं, सब्जियों के नाम भी अंग्रेजी में बोलते हैं। वो एकदम ठेठ अंग्रेज लोग हैं जो गलती से भारत में पैदा हो गए हैं। वो दरअसल उनकी मानसिक नागरिकता यूके या अमेरिका की है, दैहिक नागरिकता भारत की है, पासपोर्ट भारत का है, लेकिन वो दरअसल अंग्रेज लोग हैं जिनको भारत की भाषा नहीं आती। मेरा ऐसा 1-2 लोगों से आज तक सामना हुआ है, भारत में रहते हैं और यूपीएससी में कंपलसरी हिंदी में हर साल फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं है बिल्कुल भी।
तो फिर हम मजाक में कहते हैं कि इनको हिंदी नहीं आता है, तो उनको ठीक बात है, उनको इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको परिवार ऐसा मिला, माहौल ऐसा मिला, उनको भाषा तो समाज से आती है ना, आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो भाषा कैसे आ जाएगी। इंग्लैंड का गधे से गधा बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, तो अंग्रेजी में से कौन सी खास बात है, माहौल मिलता है, जिसको माहौल मिलेगा बोल लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा समाज हिंदी या भारत में ऐसा है जिसके लिए अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है। जैसे मैं जब स्कूल में था, अंग्रेजी माध्यम पहली बार शुरू हुआ, मैं भी शौक में चला गया, फिर फेल हुआ तो वापस आ गया हिंदी माध्यम में। इंग्लिश आती नहीं थी, इंग्लिश मीडियम में कैसे काम चलता मेरा। लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, अंग्रेजी माध्यम वाले, वही बात हिंदी में करते थे। बात करना, प्यार मोहब्बत की बात करना, दुश्मनी की बात करना, गाली गलौज करना, सब हिंदी में करते थे। केवल साइंस पढ़ते हुए अंग्रेजी में नोट्स बनाते थे, अंग्रेजी में याद करते थे, समझते हिंदी में थे क्लास में, इंग्लिश में नोट्स बनाते थे, इंग्लिश में लिख के आ जाते थे। इसको इंग्लिश मीडियम कहते थे हमारे स्कूल में। अभी यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम ऐसा ही होता है। आपको आश्चर्य होगा कि इंग्लिश मीडियम में जो यूपीएससी की संस्थाएं हैं, दिल्ली की बात मैं करूं, अगर आप पूरा अंग्रेजी बोल दे, जब मैंने पहली क्लास ली इंग्लिश मीडियम में तो मैंने पूरी क्लास इंग्लिश में ली, मतलब मैं इंग्लिश में भी लगभग बराबर सहज रहता हूं। तो बच्चों ने शिकायत कर दी मुझे ही, मतलब मैंने कहा क्या हुआ, बोले सर आप तो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैंने कहा इंग्लिश मीडियम का बैच है ना। बोले सर वो तो है, लेकिन आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। बोले मतलब इंग्लिश का तड़का लगाते रहिए, लेकिन थोड़ा समझ तो आए ठीक से। तो फिर हमने एक अनुपात फिक्स किया कि भाई 60-40 चलाएंगे, 60 इंग्लिश 40 हिंदी। 5-7 दिन लगते हैं हमें ट्यूनिंग करने में, फिर टीचर की ट्यूनिंग हो जाती है। वो 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलता है, फिर एक खड़ाक से हिंदी में ले आता है, बेशक उसी बात को एक्सप्लेन कर दे, एग्जाम्पल दे दे हिंदी में, एक जोक हिंदी में क्रैक कर दे, तो बच्चे ठीक से समझते हैं, वरना नाराज हो जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे सामने हैं उनकी कॉग्निटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, ज्ञान की भाषा अंग्रेजी है, उनकी बातचीत की भाषा, जीने की भाषा, संस्कृति की भाषा, आनंद की, मनोरंजन की, इमोशंस की भाषा हिंदी है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं। हमारे पास ज़्यादा बच्चे आते हैं आर्यन लैंग्वेजेस वाले इलाके से। आर्यन का मतलब बंगाल, असम मान लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, यहाँ तक मान लीजिए। जो द्रविडियन 5 लैंग्वेजेस या 4 लैंग्वेजेस हैं दक्षिण भारत की, वहाँ से बच्चे हमारे पास कम आते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि ऐसा टीचर जो 60 इंग्लिश 40 तमिल बोले, या 60 इंग्लिश 40 तेलुगु बोले, वो हम नहीं बोल पाते हैं। तो उनकी प्रेफरेंस वो संस्थाएं जहाँ पर तमिल तेलुगु थोड़ा सा तड़का लग जाता है। हमारे पास आने वाले बच्चे ज़्यादा वो हैं जो अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके समझते हैं, और बच्चे लगभग वैसे ही हैं, बच्चों बहुत अंतर नहीं है। ये ज़रूर है कि उन बच्चों से बात करके ये दिखता है कि उनको बचपन से एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, इसलिए जो क्लास हिंदी माध्यम में अगर 40 दिन में पूरी होगी तो वहाँ शायद 35 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले से बेहतर होती है। इसके अलावा सारे हैं तो होमोसेपियंस सेपियंस ही, एक ही तरह के जोक पे ये भी हंसते हैं वो भी हंसते हैं, और इमोशन सबके सेम ही है, कोई खास अंतर ऐसा है नहीं। ठीक। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शिवानी है, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो जो मेरा सवाल है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का होता है कि हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो एक सवाल आता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर करें या ऑफलाइन एजुकेशन प्रेफर करें, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक विकल्प ऐसा भी होता है जब हम हाइब्रिड एजुकेशन चूज करते हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये कोविड का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे पास एक नया ऑप्शन कम से कम क्रिएट हो गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये प्रश्न केवल पढ़ाई का है नहीं, व्यापक प्रश्न है। जैसे आजकल टेलीमेडिसिन भी उपलब्ध है, अगर आपकी तबीयत खराब हो आप डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे बता सकते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, वो वीडियो कॉल पे आपके सिर को क्लोजअप में देखेगा कि कहाँ दर्द है, आप दबा के दिखाएंगे, वो कहेगा थोड़ा इधर दबाओ, फिर आप इधर दबाएंगे, फिर इधर दबाएंगे, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, नहीं दर्द है। फिर वो अंत में कहेगा कि लगता है कि कोई नाम बोलेगा अच्छा सा तकनीकी नाम, कि लगता है आपको ये हो गया है, तो इसके लिए आपको दवाई मैं अभी लिख के व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आपको दवाई खरीद के खा लीजिए। आपको इलाज तो मिल ही गया, पर अधिकांश मामलों में संतोष नहीं मिलता है। लगता है कि ठीक से दबा के देख ले सिर तो ज़्यादा सही डायग्नोस कर पाएगा। फिर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर आमने सामने बैठ के बातचीत भी करे, और जो भी चेकअप्स करने के बाद फिर बताए कि मुझे कौन सी दवाई की ज़रूरत है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर फील्ड में है।
डेटिंग आप लोग ज़रूर करते होंगे आजकल, कोई ना कोई ऐसी ऐप यूज़ करते होंगे। टिंडर यूज़ करते होंगे आप लोग जनरली ना, या हिंज यूज़ करते होंगे शायद। मुझे किसी बच्चे ने बताया कि ये 2 ऐप्स ज़्यादा चल रही हैं इस समय। तो आप शुरू करते हैं वहाँ से, राइट या लेफ्ट स्वैप करके, जब फाइनली लगता है कि कोई व्यक्ति से ठीक मिल गया है, जैसी बात आगे बढ़ती है फिर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन शुरू हो, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में ना जीएस की पढ़ाई टाइप तो हो जाता है, लेकिन वो इमोशंस ठीक से कन्वे हो नहीं पाते। वो फिर ऑफलाइन मिलके पेड़ की छांव में बैठ के जो बात बनती है, आप पेड़ की छांव में बैठे, आसपास कोई घूरता हुआ निकले वहाँ से, उसको हैंडल करते हुए प्यार के चैलेंज को संभालना, ये बड़ी बात होती है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें आनंद भी नहीं है। ऐसी पढ़ाई में भी है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज़ है 2 तरह के लोगों के लिए। ऑफलाइन शायद सभी के लिए बेहतर है। ऑफलाइन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि ऑफलाइन का क्या मज़ा है, मेरी शुरू से ही धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है कि कॉलेज जाने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा कम से कम 2/3 से 3/4, 66 से 75% के बीच में टीचर से नहीं सीखता है, क्लास में नहीं सीखता है, वो माहौल से सीखता है, बाकी बच्चों से सीखता है, उनसे कंपटीशन करके सीखता है। फिर जब बच्चों में झगड़ा होता है, पहली बार सिर फूटता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि झगड़ा होना क्या है, सिर फूटना क्या है। जब 10-10 बच्चे टीम बना के खेलते हैं तो रियलाइज़ होता है कि टीम बिल्डिंग क्या है, टीम में कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में सिखाना चाहें तो ये असंभव जैसा मामला है, जब तक आप एविटर बन के उस वर्ल्ड में ना जाएं जो इसका वर्ल्ड है, ये मार्क जुकरबर्ग वाला वर्ल्ड जो है, उसमें शायद हो आगे चलकर तो हो, क्या बोलते हैं उसको, मेटावर्स। जब तक मेटावर्स ना आए तब तक कहना मुश्किल है। उसके बाद भी कितना सुकून मिलेगा, मैं तो पुरानी पीढ़ी का आदमी, मुझे कम सुकून महसूस होता है। आपको शायद हो जाए, आपको ना हो तो आपकी अगली पीढ़ी को शायद हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो होना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में आता है, दिल्ली पढ़ने के लिए मान लीजिए, दिल्ली में केवल क्लास नहीं होती है, दिल्ली एक पूरा पैकेज होता है। वो बच्चा गांव से, कस्बे से आया है, पहली बार वो दिल्ली में खुलापन देखता है, नई चुनौतियां देखता है, एक खराब से इलाके में खराब सा सीलन भरा कमरा लेके रहता है किराए पे। उसको पहली बार समझ में आता है कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। ऐसे कमरे में जहाँ आसपास बदबू भी आती हो, वहाँ रह के तपस्या करनी पड़ती है, वहाँ वो तपस्या करना सीखता है। फोर्टिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, परसिवियरेंस जिसको हम बोलते हैं, परसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो गुण उसके अंदर वहाँ डेवलप होना शुरू होते हैं। और फिर वो लगातार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उसके आसपास से कॉम्पीट करें, उनको देखते हुए, उनसे बात करते हुए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के प्रोसेस में रहते हुए, उनसे लड़ते हुए, सीखते हुए, कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ता है। कभी डिप्रेशन भी होता है, उसी में से कुछ दोस्त बनते हैं जो उसको संभालते हैं, कभी वो किसी को संभालता है। फिर इस उम्र में आकर्षण भी होते हैं, वो आकर्षण ऑनलाइन नहीं चल पाते हैं, आकर्षण ऑफलाइन नहीं चल पाते हैं। ये सारी एक दुनिया है। ये 21 से 23-24 साल की जो उम्र है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, ये एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम की उम्र नहीं है, ये उम्र बहुत सारी चीज़ें करने की उम्र होती है। और वो सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप एक ऐसे माहौल में होंगे, एनवायरनमेंट में होंगे। वरना कॉलेज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? मेरी तो बड़ी सामान्य समझ है कि ह्यूमैनिटीज़ में जो आमतौर पर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उतनी पढ़ाई कोई समझदार व्यक्ति 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में आराम से कर सकता है, अपने घर बैठ के कर सकता है। लेकिन तब भी हम बच्चों को कॉलेज भेजते हैं क्योंकि कॉलेज केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं है, एक टोटल पैकेज है। ऑनलाइन में क्या है, कुछ और फायदे हैं। ऑफलाइन में क्लास चल रही है, आप बीच में नहीं समझ पाए तो बात खत्म हो गई। आप 2 दिन नहीं आ पाए तो बात खत्म हो गई। आप टीचर से ये नहीं कह सकते फिर रिपीट करो मेरे लिए, ये नहीं कह सकते। ऑनलाइन में आपको सुविधा है, आप एक क्लास को 4 बार सुन लें, बीच में ब्रेक दे दें, कस्टमाइज कर लें, 1.25x पे सुन लें, स्पीड बढ़ा के सुने, स्पीड कम करके सुने, रिपीट करके सुने, एक बात को रुक रुक के सुने। ये सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं होते हैं। इसलिए मेरी समझ है कि आज के दौर में सबसे सफल मॉडल है हाइब्रिड, जिसका मतलब है कि आप ऑफलाइन पढ़ने आएँ और ऑफलाइन क्लास आपको ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध रहे, ताकि आप जब जब चाहें, रिवाइज करना चाहें, डाउट्स आपको हों, वहाँ से हैंडल कर लें। अपने आंसर आपने लिख के सबमिट करना है, लंबी लाइन में ना लगना पड़े। आंसर लिखा, फोटो खींची, ऐप पे सबमिट किया, वहाँ किसी ने चेक किया, टैबलेट पे चेक करके सुझाव दे के ऐप पे सबमिट किया, आपको ऐप पे मिल गया,
और पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कि इस दिन ये आंसर जमा किया था, उसमें ये मूल्यांकन था, नेक्स्ट डे ये आंसर किया, ये मूल्यांकन है। ये जो एनालिटिक्स हैं ये ऑफलाइन में नहीं बन पाते हैं, ऑनलाइन में बन जाते हैं। लेकिन 2 तरह के बच्चों के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसे कई लोग यूपीएससी में आते हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए यूएसए में हैं, यूके में नौकरी कर रहे हैं या बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी ऐसी है कि वो चाह के भी दिल्ली नहीं आ सकते, और जिस शहर में है वहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है और पढ़ना उनको इंस्टीट्यूट से ही है मान लीजिए। अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, वो नौकरी छोड़ के 1-2 साल के लिए आए, ये भी संभव नहीं है, उनका परिवार टिका हुआ उनकी सैलरी पे, वेतन पे। उनके पास एक ही तरीका है कि वो ऑनलाइन क्लासेस करें। और क्योंकि ये लोग आमतौर पे वो हैं जिनको एक्सपोजर की दिक्कत नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, पहले से एक्सपोजर उनको अच्छा खासा मिला हुआ है, क्योंकि उनको एक्सपोजर की दिक्कत थी नहीं, उनको केवल पढ़ाई से मतलब है जो क्लास में हो रही है, और वो ऑनलाइन मिल गई उनको। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑनलाइन एक बड़ा वरदान है। इसी तरह से छोटे गाँव में, छोटे कस्बे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनके साथ वो नहीं उतना खर्चा कर सकते। दिल्ली में पढ़ाई का खर्चा उतना नहीं है, दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। आप 2 साल तक या उसके बाद और पढ़ाई को मजबूत करने के लिए मान लीजिए 1 साल और रहते, 3 साल तक हर महीने दिल्ली में रहना मजाक नहीं है, बहुत महंगा होता है। तो जो दिल्ली में नहीं रह सकता, पढ़ नहीं सकता है दिल्ली में आके, या जयपुर में, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी मान लीजिए, कम से कम उसको दिल्ली के क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा घर बैठे मिल गया। ये ऑनलाइन का वरदान है। तो मुझसे जब भी कोई पूछता है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी छोड़िए मत, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। यदि आप दिल्ली या कोई बड़ा शहर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए आराम से कम 1-2 साल एक बेसिक आइडिया हो जाए, उसके बाद 6 महीने दिल्ली आ जाइए एक धार लगाने के लिए अपनी तैयारी को। पर यदि आपके पास समय भी है और यदि आप फाइनेंशियली मैनेज भी कर सकते हैं और किसी बड़े शहर में या दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन या हाइब्रिड से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इश्क हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में ऑफलाइन होता है। ठीक सर नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम श्रेया है जी। सर। यूपीएससी के विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि संस्थानों का चुनाव कैसे करें। जी। जो बहुत बड़े हैं, फेमस हैं, वो उनके बजट में नहीं है, और जो उनके बजट में है, अफोर्डेबल है, तो एक धारणा बनी हुई है कि ये वो उस लेवल का इन डेप्थ नॉलेज या वो माहौल जो उन इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए? अब क्योंकि इस मामले में खुद भी एक पार्टी हूँ तो अच्छा तो नहीं लगता कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगा उसमें बायस आप देख पाएंगे, शायद बायसनेस का स्कोप बनता है इसमें। पर मेरी सामान्य समझ इस मामले में ये है कि बजट भी एक पक्ष तो है ही। ऑफलाइन में जो सेंटर्स काम करते हैं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कितना अप्रिशिएट कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। अगर आप फाइनेंस के व्यक्ति हों या आपने स्टार्टअप्स की इकोनॉमी को समझा हो तो आप समझ पाएंगे कि वो स्टार्टअप चलाना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या है कि हमें दूसरों की इनकम और अपने खर्चे बड़े होकर दिखते हैं, और दूसरों का टर्नओवर हमें लगता है कि भाई इसकी रियल इनकम है, खर्चा तो होता ही नहीं होगा इसका। हमें कई लोग कहते हैं कि आप कितनी फीस है, क्या करते हो इतनी फीस का। उन्हें यह भी समझाना व्यर्थ है कि जितनी फीस है उसमें 18% सीधे जीएसटी है। उन्हें यह भी समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर यह समझाना कि बहुत बड़े क्लासरूम्स होते हैं, 1200 लोग काम कर रहे हैं, नोट्स बनाने वाली टीम है, वेबसाइट है, मैगजीन है, ये सब चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। टीचर बहुत 15-15, 20-20 साल के अनुभवी टीचर्स हैं, वो पूरा करियर उन्होंने टीचिंग में खर्च कर दिया, वो लोग आपको पढ़ाएंगे, आपके आंसर्स रोज़ चेक होके आपको मिलेंगे। ये समझ नहीं आता कि ये सब सिस्टम कैसे बनते हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये तो खर्चा ज़्यादा होता है, और अपने खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं सबको, कि सैलरी मिलती है 1 तारीख को, 25 तक सूख जाती है, आखिरी 5 दिन कैसे कैसे काम चलाना पड़ता है। और अगर सैलरी 1 तारीख को मिलनी और 1 को संडे पड़ जाए, तनाव हो जाता है कि अब संडे भी इसी दिन पड़ना था, ये सब टेंशन हो जाती है, क्योंकि आपको अपने खर्चे दिख रहे हैं। जबकि आपके ही गांव में या आपके ही रिश्तेदारों में जिसकी नौकरी नहीं है, वो आपसे कहेगा तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये महीने की। आप कहेंगे भैया 20 दिन में खत्म हो जाती है, पर वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं उस चीज़ का। तो ऐसा होता है। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ऑफलाइन में यूपीएससी के लिए पढ़ाना हो
अगर आप अंग्रेजी माध्यम में कम से कम 12 से 15 महीने नहीं पढ़ाते हैं और हिंदी माध्यम में कम से कम 18 से 21 महीने नहीं पढ़ाते हैं, तो आप बैच फिनिश करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। और हमारा यूएसपी है कि हम बैच कंप्लीट करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, हमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें हमारा कंप्रोमाइज़ का पॉइंट ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि आमतौर पे इंस्टीट्यूट टीचर से कहते हैं, जैसे टीचर कोई बोलेगा मुझे 60 क्लास चाहिए इस टॉपिक के लिए, इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि नहीं 50 में ख़त्म कीजिए, हम बोलते हैं 65 में कीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, क्वेश्चन समझाने से आंसर राइटिंग के अप्रोच तक सब समझाइए, ताकि जब आप क्लास पढ़ा लें तो बच्चे को ज़रा सा भी डाउट ना बचे। जब आप इस अप्रोच से काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको फीस तो रखनी पड़ेगी। तो हम तो कुख्यात हैं फीस ज़्यादा रखने वाले इंस्टीट्यूट के रूप में, पर इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपनी नज़र में जस्टिफिकेशन हमारे पास है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे, तो फिर मैं क्यों इतना सोचूं। तो मेरी समझ है कि जब भी आपको इंस्टीट्यूट चुनना हो, सबसे अच्छा तरीका ये कि आप वहाँ जाएं, सारा सिस्टम समझें, क्या क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, और हो सके तो 2-3 क्लास करके देख लें। जैसे हम ये आमतौर पे कोई बच्चा ये ऑप्शन मांगे तो हम उसको कह दें कि आप 3-4 क्लास करके देख लीजिए, माहौल देख लीजिए, ठीक लगे तो आइए, ना ठीक लगे तो मत आइए। आजकल ये ऑप्शन मेरे ख्याल से हर अच्छा संस्थान देता है। ये ज़रूर है कि ऑनलाइन में, क्योंकि चीज़ें बड़ी आसान है, ऑनलाइन में क्या करना होता है, एक छोटा सा कमरा, ये जो स्टेज है इस साइज सा कमरा, एक कैमरा लगा देना, वो भी दीवार में लगा देना है, उसके लिए ट्राइपॉड भी नहीं चाहिए, एक बोर्ड जो डिजिटल पैनल है, बस ये सेटअप है। और उसके बाद उसको रिले करने के लिए एक जो कंप्यूटर है छोटा सा वो चाहिए। ये खर्चा कुछ भी नहीं है। और यदि कुछ टीचर्स आपने मैनेज कर लिए, और ऑनलाइन में लिमिट नहीं है, ऑफलाइन में लिमिट है कि आप एक क्लासरूम में कितने बच्चों को बिठा लेंगे, कहीं क्लासरूम 200 का होगा, कहीं 100 का होगा, कहीं 300 का होगा। ऑनलाइन में आपने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो कितने लोग देख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 1 लाख भी देखेंगे, 2 लाख भी देखेंगे। इसलिए वो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो होता है ना, वो बनने का स्कोप रहता है। खर्चे बहुत कम हो जाते हैं पर स्टूडेंट। नोट्स देने नहीं हैं, आपको केवल नोट्स का PDF देना है। PDF में क्या खर्चा होना है? प्रिंटेड नोट्स कई बुकलेट्स बना के देना, उसको एडिट करवाना लगातार, उसमें दिक्कत है ना। इसलिए ऑनलाइन में खर्चे बहुत कम है, तो ऑनलाइन में स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी कम फी पे ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी अच्छा है। और ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मूल प्रिंसिपल क्या है, किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपकी नीड है, उसको पूरा करने के बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे। आपका मन है कि मैं बाइक खरीदूं, तो बहुत सस्ती एक स्कूटी भी मिल जाएगी, और एक बहुत ऐसी भारी भरकम बाइक जो 15 लाख रुपए की आती है, जो चलती है, जो ट्रक जैसी आवाज़ आती है, वो भी मिल जाएगी। कार खरीदनी है तो नैनो भी उपलब्ध है, मर्सिडीज भी उपलब्ध है। हर चीज़ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और हर इनकम ग्रुप के लिए कोई ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी स्थिति देखने के बाद तय करना चाहिए कि उसके लिए क्या ठीक रहेगा, और ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो संभालना मुश्किल हो जाए। तो अपनी मतलब जितने चादर है पैर उतने ही पसारने चाहिए। क्योंकि शुरुआत में बात हुई थी कि हम यूपीएससी और करियर से जुड़े हुए उस पर बात करेंगे, तो यूपीएससी की बात तो हो गई। मेरा सवाल था करियर को लेके, क्योंकि आपकी कहानी में भी एक चीज़ मतलब समझने को मिलती है कि आप पहले पॉलिटिक्स की तरफ किसी ने सजेशन दिया तो पॉलिटिक्स में ट्राई करने का सोचा, इलेक्शन वो लड़ा सोसाइटी का, देन यूपीएससी किया, उसको 9 महीने किया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग में आ गए। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कि ट्राई करते रहते हैं, अपने चक्कर में जिंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता करना क्या चाहते हैं। सही बात। लेकिन आप कुछ सलाह देना चाहते हैं इस बारे में कि आप मतलब कैसे पता करे इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, या फिर उसको वो चीज करेगा तो सेटल हो जाएगी, या सेटल, या फिर वही, समझ रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल भी है। इसको हम कहते हैं कि अपने स्वधर्म की पहचान कैसे करें, या ये कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, कैसे इसकी चीज़ की पहचान करें। इसकी पहचान कुछ लोगों का सौभाग्य ये होता है कि बचपन से उनको पता होता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। जैसे सचिन को पता था, वो गली में क्रिकेट खेलता था, पेरेंट्स ने काफ़ी समझाया होगा, पर स्कूल में नहीं संभाल पा रहा था तो क्रिकेट में ही चला गया। तो किसी किसी बच्चे का बचपन से शौक बहुत ही क्लियर कट दिखता है, पर ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। अधिकांश लोग, जैसे कि मैं, जैसे शायद आप भी, हमारी नियति ये है कि हम एक नेगेशन के प्रोसेस में ही समझ पाते हैं कि दरअसल हम किस चीज़ के लिए बने हैं। पहले मैं ए करूँगा,
ए करके समझ में आएगा नहीं ये तो नहीं है भाई, तो ए छोड़ दूंगा, फिर बी करूंगा। बी करने के बाद समझ में आएगा कि बी भी ठीक नहीं है, फिर सी करूंगा। करते करते किसी किसी को शायद ई या एफ में पता लगे यही वो चीज़ है जो मुझे करनी थी, और वो एफ में आके खुश हो जाए। इसमें भी दो संभावनाएं हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, अभी एफ और जी तक खत्म नहीं हुआ मामला। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी पहले खत्म हो जाए, ऑप्शंस की जो टटोलने की प्रक्रिया है वो पूरी खत्म ना हो पाए। दूसरा, ए मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये समझ में आ गया, पर ए में रहते रहते मैंने अपनी जिंदगी के जाले ऐसे बुन लिए हैं कि मैं ए से निकल नहीं सकता हूं। मेरे पास एक परिवार है, मेरी रोजी रोटी बहुत ज़रूरी है, मेरे बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ अपनी क्लास में, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप में से अधिकांश के माता पिता, स्पेशली पिता, जो काम कर रहे होंगे उसको एंजॉय नहीं करते होंगे। वो बहुत ही एलियनेशन के शिकार होंगे। एलियनेशन का मतलब है अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर चले जाना, कट जाना, आत्मनिर्वासन की स्थिति, अजनबीपन की स्थिति में आ जाना। पर वो मजबूर हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पर है, इसलिए वो अपने रुचियों को दांव पे लगाते हैं बार बार। वो जिंदगी भर वही काम करते रहेंगे जो वो नहीं करना चाहते, ताकि आपकी जिंदगी में असुरक्षाएं पैदा ना हो जाए। इसलिए जब ये समझ में आ भी जाता है कि ये मेरी नेचर का पार्ट नहीं है, तभी हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। किसी किसी को मौका मिलता है, जैसे मुझे मिल गया मौका। मैंने सिविल सेवाओं में कुछ महीने काम किया, समझ में आ गया कि मेरे नेचर का काम नहीं है। मेरे परिवार ने भी सपोर्ट किया तो मैं रिज़ाइन कर पाया, वरना मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो कब से कहने की रिज़ाइन करूँगा, नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही रिश्तेदारियों में भी हो सकता है, रिश्ते में भी तो रिज़ाइन किया जाता है कई बार। कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग कर लेते हैं, लेकिन तरीका वही है। एक साहित्यकार हुए मोहन राकेश, उनकी भाषा में कहूँ तो एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा है कि गलती हो जाए, उसके बाद और साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मजाक बनाएगा, सारे फूफा मौसा इकट्ठे हो जाएंगे उस समय कि हम तो पहले ही कह रहे थे पागल आदमी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इन सब से प्रभावित नहीं होना है और कहना है कि एक ही लाइफ है, प्रयोग करेंगे बार बार। दूसरा फेल हुआ तो तीसरा करेंगे, चौथा भी करेंगे, और जिस दिन लग गया कि मैं इसी काम के लिए बना था, फिर मन तन्मय रहेगा और ठीक से वो काम करेंगे। कबीरदास एक बहुत महान कवि हुए, उनको लेकर हम ऐसा देखते हैं कि कबीर ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, क्योंकि उनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो बने थे, और अंत में भक्ति के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो उस सुकून में आ गए जिसकी तलाश उनको बहुत समय से थी। और इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप छोड़ने का साहस नहीं दिखाएंगे तो आपको वो मुकम्मल दुनिया कैसे मिलेगी जिसकी तलाश आपको है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और नॉट टेकिंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, क्योंकि रिस्क लेने में चांस है कि सफल हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेने में चांस भी नहीं है। बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया? तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है, पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूँ, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे। एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमो सेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, मैं बोलता हूँ मैं तुक्कावादी। हमारी सफलताओं हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा? मेरी मजबूरी थी, यूपीएससी के लिए पढ़ना था, और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार।